लगभग 13.8 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड कहने के लिए ब्रह्मांड ही नहीं था तो केवल अंधकार, और वो भी था या नहीं कोई नहीं जानता। जाहिर है जिस चीज़ का अस्तित्व है उसने कभी ना कभी जन्म लिया होगा और उसका अंत भी जरूर होगा। मगर हम सबको पालने वाला यह ब्रह्मांड आखिर कैसे जन्मा होगा, कोई नहीं जानता। हम इंसान तो केवल थ्योरीज बना सकते हैं, और इन्हीं थ्योरीज में सबसे पॉपुलर थ्योरी है द बिग बैंग थ्योरी, जिसके अनुसार जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तब केवल एक बिंदु था, यानी कि एक पॉइंट था। बिंदु कहाँ था, किस डायमेंशन पर था, किस साइज का था, किस रंग का था, बिंदु के बाहर क्या था, कोई कुछ भी नहीं जानता है। हम केवल थ्योरीज बनाकर अनुमान लगा सकते हैं। अब आखिरकार उस बिंदु को किसने बनाया? भगवान ने। तो फिर भगवान को किसने बनाया? अगर भगवान ने बनाया तो इसका मतलब भगवान बिंदु के बाहर थे। इस तरीके से तो ये थ्योरी फेल हो जाएगी कि पहले केवल और केवल एक बिंदु ही था। चलो हटाओ, इन बातों को गहराई से सोचने के लिए इंसानी दिमाग अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। हम बिग बैंग को ही सही मानकर अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जियोर्ज लेमेट्रीड यानी कि इस बिग बैंग के खोजकर्ता को कैसे पता चला कि ब्रह्मांड ऐसे ही बना होगा? साइंटिस्टों ने यह पता लगाया कि हमारा ब्रह्मांड बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि फैलता ही जा रहा है, क्योंकि गैलेक्सीज और सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ की दूरी जो बढ़ती जा रही है। इस तरीके से यह अनुमान लगाया गया कि जिस तरीके से ब्रह्मांड फैल रहा है, जरूर ही कभी न कभी ये सब एक छोटे से जगह में इकट्ठा रहे होंगे। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड को फैलने की रफ्तार को उल्टा कर उस टाइम का भी पता लगाया गया जब यह सब पार्टिकल किसी एक जगह पर इकट्ठे थे, और वही टाइम है हमारे ब्रह्मांड की एज। मगर एक इतने छोटे से बिंदु से इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे बन सकता है? हम आ चुके हैं 13.8 बिलियन साल पीछे। हमारे चारों ओर कुछ नहीं दिख रहा, केवल और केवल एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है। हालांकि उस पॉइंट का दिखना भी एक मजाक की बात है, क्योंकि उस समय लाइट तो था नहीं जो हमारे आंखों में जाकर इमेज बनाए। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये आप हो, ये आपके पास रखा पानी का ग्लास है, और हाँ, पानी भी। आपके आसपास जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो सब इस पॉइंट के अंदर ही इकट्ठा है। आपको एक सिद्धांत के बारे में तो पता होगा ही कि एनर्जी और एटम ऐसे चीज़ें हैं जो ना बनाए जा सकते हैं और ना बर्बाद किए जा सकते हैं, मगर उनकी भी शुरुआत यहीं से हुई थी। इतना ही नहीं, ज़्यादा मैटर एक पॉइंट में इकट्ठा होने के चलते इसका प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया था कि अब इससे सहन नहीं हो पा रहा था, और कुछ समय में ही वही होने वाला था जिसका हमें इंतज़ार है, द बिग बैंग। यह धमाका इतना बड़ा था कि इसकी कल्पना तक नहीं किया जा सकता। हाइड्रोजन बॉम्ब, जो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा खतरनाक और धमाकेदार है, इसकी फटने से मैक्सिमम 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है और हवा में 300 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फैलता है, जो साउंड के स्पीड जितना भी नहीं है। जबकि बिग बैंग होने पर वह लाइट के स्पीड यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फैल रहा था, और उसका तापमान 1000 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो हाइड्रोजन बॉम्ब के रफ्तार के मामले में 10 लाख गुना और तापमान के मामले में 1 करोड़ गुना ज़्यादा है। बिग बैंग का एक और यूनिक क्वालिटी था। जबकि मैन मेड बॉम्ब का विस्फोट हवा के माध्यम से फैलता है, लेकिन बिग बैंग किसी भी चीज़ के माध्यम से विस्तार नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय की शुरुआत में विस्तार करने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, बल्कि साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग ने ब्रह्मांड का विस्तार करते हुए अंतरिक्ष को ही बनाया और बढ़ाया है। इतना ही नहीं, बिग बैंग के होते ही समय का भी शुरुआत हुआ था, यानी कि खुद समय की भी एक एज है जो ब्रह्मांड के एज के बराबर है। मतलब आप मजाक में ही नहीं ये नहीं बोल सकते हो कि मैं 13.8 बिलियन साल पीछे से आया हूँ। बिग बैंग के धमाके के कुछ समय तक यूनिवर्स की हीट इतना ज़्यादा थी कि अब के समय में उतनी हीट कहीं भी नहीं हो सकती है, वहाँ तक हीट पाना ही नामुमकिन है। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स लाइट की स्पीड से फैलने लगा, हीट एनर्जी कम होती गई और यूनिवर्स ठंडा होता गया। ये ऐसे ही है जैसे बियर बॉटल के खोलने पर होता है, खोलने से उसका एरिया बढ़ जाता है। यूनिवर्स के जल्दी ठंडा होने के कारण मैटर बना। मगर ये तो थी ब्रह्मांड की संरचना, मगर ब्रह्मांड में इतनी सारी चीज़ें हैं, वो आखिर कैसे अस्तित्व में आईं? क्योंकि जब ब्रह्मांड बना था तब पूरा का पूरा स्पेस खाली था, केवल अंधेरा था। मगर उसमें उजाला आखिर आया कैसे? लगभग सभी लोग एटम को तो जानते ही होंगे। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है ये एटम, जिसने हम सब को बनाया है।
हम सब एटम से ही मिलकर बने हैं। हमारे आसपास की पूरी दुनिया एटम से ही मिलकर बनी है। अगर हमें एटम को जूम करने का मौका मिले तो हमें पता चलेगा कि ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इसे और भी जूम करते जाएंगे तो हमें क्वार्क मिलेगा जो इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे होते हैं। इसे भी अगर और हम जूम करते जाएं और इतना जूम कर डालें कि इससे ज़्यादा जूम हो ही ना सके, तो हमें ये पता चलेगा कि दुनिया की हर एक चीज़ें वेव से ही बनी हैं। ये वेव्स एक जगह इकट्ठा होकर ठोस हो जाती हैं। आपके दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा कि मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ और इसका बिग बैंग के बाद वाली घटना से क्या संबंध है। हम वापस चलते हैं 3.8 बिलियन साल पहले। अभी अभी बिग बैंग हुआ है। इसके होने से बहुत सारी वेव्स जनरेट हुई हैं जिसने आसपास में ही घुलकर एक दूसरे से मिलकर सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि क्वार्क्स का निर्माण किया। बिग बैंग के होने के बाद लगभग 1/10,000 सेकेंड्स के अंदर क्वार्क मिलकर सब एटॉमिक पार्टिकल का निर्माण करते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन थे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर तो एटॉमिक न्यूक्लियस का निर्माण कर लेते हैं, ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम का। मगर इन्हीं का क्यों? क्योंकि इन्हें बनाना ज़्यादा आसान था बाकी एटम्स के न्यूक्लियस के मुकाबले। इसी के निर्माण के साथ गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का भी अस्तित्व आता है। एटॉमिक न्यूक्लियस तो बन गए थे मगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में जाकर जुड़कर पूरा एटम बनाने में हजारों लाखों साल का वक्त लग गया था। लगभग 1 बिलियन साल बाद ढेर सारे एटम बनकर तैयार हो चुके थे और ग्रेविटी के चलते ये सारे एटम इकट्ठा हो होकर बड़े गैसेस के बादलों का निर्माण करने लग गए थे। इन्हीं बादलों के एटम में जब फ्यूजन होने लगा यानी कि एक एटम टूटकर दूसरे एटम में बनने लग गया, तब ढेर सारी एनर्जी निकलने लग गई और इसी के चलते वो गैसेस का बादल चमकते सितारे में तब्दील होने लगा। मगर हाइड्रोजन, हीलियम से तो स्टार्स बनते हैं, बाकी प्लैनेट्स, मून्स ये सब कैसे बने होंगे? बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद स्टार के कोर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगा जिसके चलते हाइड्रोजन, हीलियम के एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल की हेराफेरी होने लग गई थी, जिसके चलते भारी एटम बनना शुरू हो गए थे जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन जो हमारे पृथ्वी में ज़्यादातर हैं। टाइम के साथ जब स्टार फटते हैं, आपको पता ही होगा कि स्टार कुछ समय बाद अपना पूरा एनर्जी लूज कर फट जाते हैं जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। तो जब ये सब फटते हैं तो ये भारी एटम को स्पेस में फैला देते हैं जो बाद में इकट्ठा हो होकर और भी स्टार, प्लैनेट और मून्स का निर्माण करते हैं। और ऐसे ही ढेर सारी गैलेक्सीज बनी और इनमें से बना था सोलर सिस्टम भी। ढेर सारे सोलर सिस्टम्स बन गए थे और इन्हीं में था हमारा भी एक सोलर सिस्टम।